तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेजर पार्ट है, आप दो पार्ट क्या रखना, एज ए ऑर्गन यहाँ पे ये पांचों है, टेस्टिस, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडाइमिस, वास निफ्रेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। और एज ए ग्लैंड जो है, तो ग्लैंड इसमें है सेमाइनोवेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड प्लस ये पांच मेजर ऑर्गन है। इसके बाद भी बहुत सारे सब पार्ट्स होता है इसमें, पर हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो आप इतना पहले इसको ये बनाओ, अब आगे बढ़ाओ। तो दूसरा, अब यही इसी को एक डायग्राम ड्रॉ करोगे आप लोग। तो जैसे मान लो यहाँ पे है, ये है मान लो ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे टेस्टिस हो गया, ये है स्क्रोटम्स है, और ये है टेस्टिस। क्वेश्चन पहला होगा कि टेस्टिस जो होता है मेल में शरीर से बाहर होता है, तो बाहर होने का बेनिफिट क्या है? बाहर क्या होता है? ताकि स्पर्म सही से बन सके। अगर ये टेस्टिस अंदर में होता तो स्पर्म सही से नहीं बन पाता, ठीक है। क्योंकि बाहरी जो एनवायरनमेंट होता है उसके कंपेयर में हमारा बॉडी का जो अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, वो हमेशा फिक्स होता है, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट क्या होता है, बदलते रहता है। तो कहते हैं कि नॉर्मल इसका जो टेम्परेचर है बॉडी से 2 डिग्री कम होना चाहिए। तो बॉडी का हम लोग कितना टेम्परेचर होता है? 37 डिग्री, तो बॉडी टेम्परेचर है, तो 2 डिग्री इससे कम होना चाहिए। तो 2 डिग्री कम होगा तो स्पर्म बनेगा। लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर अगर घटने लगे बहुत ज्यादा तो फिर स्पर्म बनने में प्रॉब्लम, इसलिए ठंडे जगह में पॉपुलेशन कम होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो टेस्टिस आउटसाइड होने का जो मेजर रीजन यही है, ऑप्टिमम स्पर्म का बनना। अब एक टेस्टिस को अगर हम बाहर से निकाल लेते हैं, एक टेस्टिस को, इस एक टेस्टिस के अंदर अगर देखोगे तो कई सारे ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं दैट आर कॉल्ड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसी को हम बोलते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये है टेस्टिस का यूनिट है, ये इसका नाम क्या है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो नंबर 1 तो ये हो गया और नंबर 2 ये हो गया। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं यूनिट ऑफ टेस्टिस, यही है टेस्टिस का यूनिट। क्योंकि ऐसे कई ये जो ट्यूब्यूल्स हैं कई सारे होते हैं टेस्टिस में, और एक्चुअल में स्पर्म कहाँ बनता है टेस्टिस में? याद रखना, स्पर्म जो बनता है वो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है। इसको बोलते हैं साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस। साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन और स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। So this process is called spermatogenesis. और स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है इसमें डिवीजन कौन सा आता है? कौन सा सेल डिवीजन यहाँ पे होता है? तो याद रखना, मियोसिस सेल डिवीजन होता है यहाँ पे। तो इसमें जो डिवीजन कौन सा होगा? तो वो होगा मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन होगा। और मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? 1 सेल, एक सेल से 4 सेल बनता है। यहाँ एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 4 सेल यहाँ बनेगा। यही वो एक सिंगल सेल यहाँ पे है, इससे 4 सेल बनेगा। इस बात को याद रखना कि मियोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से 4 सेल बनता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? इवन हाफ देन द पेरेंट सेल होगा।
ये अगर पेरेंट का सेल है, ये पेरेंट सेल है, और ये अगर डॉटर सेल है, सारे के सारे क्रोमोसोम का जो नंबर होगा पेरेंट सेल का इसमें आधा हो जाएगा। तो अगर हम लोग ह्यूमन है तो हमारे बॉडी के सभी सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? तो 46। यहाँ भी नंबर कितना होगा? 46। लेकिन इसका आधा नंबर ही होगा इस सब में। तो इन सब में कितना होगा नंबर? इन सारे के सारे कितने नंबर होंगे? 23 ईच। सभी के सभी में 23 क्रोमोसोम होगा। और लेटर क्या होगा? यही सारा सेल, यही जितने भी सेल्स देख रहे हो, लेटर यही सारे सेल्स क्या होगा? यही बदल जाएगा स्पर्म में। ये हो जाएगा मेल में स्पर्म, ये सब के सब स्पर्म बन जाएगा। ये तो याद रखना कि एक सेल से कितने स्पर्म बन रहे हैं? यहाँ पे तो 4 स्पर्म बन रहे हैं। और ये 4 के 4 स्पर्म कहाँ बन रहा है? तो इस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन रहा है। और ये जो सेल देख रहे हैं पेरेंट सेल, वो अगर इसमें से एक ट्यूब्यूल को बाहर निकाल लें, एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम बाहर निकाल लें, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस वास्तव में इसके अंदर हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो इसी ट्यूब्यूल्स के अंदर में हो रहा है। ये है तुम्हारा सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम। और ये जो सेल्स है, यहाँ पे एक सेल मैं लेता हूँ, ये सारे उसके सेल्स हैं। इसमें से एक सेल, एक सिंगल जो सेल है वो एक सिंगल सेल यहाँ पे मैंने ले लिया है। और यही सेल, एक सेल से 4 सेल बन रहा है। ऐसे यहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल्स होता है, जिसको लेकर के एक लड़का जन्म लेता है। और यही सेल बेसिकली डिवाइड होगा, तो एक सेल 4 बनेगा और चारों सेल बाद में ये बन जाएगा स्पर्म। डिवाइड करें 1 से 2 और 2 से 4। ठीक है। तो आदमी से जो ये प्रोसेस मेल में हो रहा है, सेम प्रोसेस फीमेल में भी होगा। सेम प्रोसेस कहां पे होगा? फीमेल में भी होगा। जो मेल में हो रहा है कहां पे हो रहा है ये? तो मेल में हो रहा है प्रोसेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है प्रोसेस। तो फीमेल में प्रोसेस कहां पे होगा? ओवरी में होगा। So the same process takes place in ovary in females. इतना बात याद हुआ? समझ में आया बात? आगे आई रिपीट। ठीक है, मैंने क्या बताया था? बताओ आप लोग। ये ह्यूमन का अगर बॉडी है, यहाँ पे टेस्टिस है, टेस्टिस का यूनिट क्या है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? टेस्टिस के अंदर है। टेस्टिस का पेयर्ड स्ट्रक्चर है और हर एक में कई सारे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। इसी के हम लोग साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। इसी में से एक ट्यूब्यूल्स को हमने बाहर निकाला है। यहाँ पे कई सारे सेल्स हैं। इसी का नाम है स्पर्म मदर सेल भी कह सकते हो। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म मदर सेल्स। और इसमें क्रोमोसोम नंबर इसमें कितना है? यहाँ पे 46 होगा। सभी के सभी में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 होगा। इसी में से सेल्स क्या होगा? डिवाइड करेगा और स्पर्म बनेगा। वो प्रोसेस कैसे होता है इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। एक सेल को हमने यहाँ पे लिया है, ये सेल मियोसिस डिवीजन में जाएगा और मियोसिस डिवीजन में जाने से एक सेल से 4 सेल बनेगा। क्रोमोसोम का नंबर 46 से घट करके 23 हो जाएगा। और ये सब के सब जो सेल यहाँ दिख रहा है, यही सेल लेटर क्या होगा? डेवलप करेगा इसके स्पर्म में, और यही स्पर्म सारे के सारे बना। और ये प्रोसेस होल प्रोसेस हुआ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां पे है? टेस्टिस के अंदर। इसलिए हम लोग टेस्टिस को क्या बोलते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन कहां पे होता है? मेल में, टेस्टिस में होता है। ठीक है, अब आगे बताता हूं। आई रिपीट, द सेम प्रोसेस ऑकर्स इन फीमेल्स बट इन ओवरी। फीमेल में कहां पे होगा? ओवरी में होगा। और एक बात और याद रखना, मेल में एक बात और याद रखना, मेल में एक पेरेंट सेल से 4 स्पर्म सेल बना है। ये चारों के चारों फंक्शनल है। पर फीमेल में एक सेल से फंक्शनल 4 एक सेल बनना चाहिए ना?
पर 4 एग सेल नहीं बनेगा, बल्कि एक एग सेल बनेगा फीमेल को ओवरी में, और 3 बनेगा पोलर बॉडी, और यही पोलर बॉडी सब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ये नष्ट हो जाएगा। और ये इसके जो कंटेंट है, जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, जो सेल है, जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो सब कुछ जो है वो सब डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, और वो सब इसके नरिशमेंट में काम आ जाएगा। तो फीमेल में याद रखना केवल एक ही फंक्शनल एग निकलता है, क्योंकि मेल में क्या होता है 4 फंक्शनल स्पर्म निकलते हैं। और यही वजह है कि मेल में ये सिंगल इजैकुलेशन मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होता है, जबकि फीमेल में एट एवरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स फीमेल रिलीज ओनली 1 एग्स, और जब वही एक एग मिलियंस ऑफ स्पर्म के द्वारा जब वो उसमें घिर जाता है, तो उसमें से कोई सिंगल स्पर्म ही उस एग के साथ पेनिट्रेट कर पाता है, और इसलिए फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है दैट आर बाय चांस प्रोसेस, ये क्या है, बाय चांस प्रोसेस होता है, ये डिटरमाइंड प्रोसेस नहीं होता। कौन स्पर्म करेगा, और हो सकता है कि नहीं भी हो, उस मिलियंस ऑफ स्पर्म एक को सराउंड किए हुए है, एक सराउंड करने के बाद भी वो फर्टिलाइजेशन अचीव नहीं भी हो सकता है। और तो कई लोगों में देखते हो कि जल्दी हो और माता पिता नहीं बन पाता है, तो वजह क्या है? वजह तो बहुत सारे हैं, तो मैं बात बताऊंगा। फिलहाल अभी ये देख लो, फिलहाल क्या है, बाय चांस प्रोसेस है ना, तो नहीं हुआ। बस फिलहाल क्या है, ये बाय चांस प्रोसेस, ठीक है। अचीव होगा भी और अचीव नहीं भी होगा, कंसीव होगा भी, कंसीव नहीं भी होगा, तो अलग होता है। आगे बढ़ाओ, तो यहां तक समझ में आ गया। अब है बनने के बाद अब आगे क्या हो, स्पर्म तो बन चुका है, अब स्पर्म के बनने के बाद आगे क्या है, ये तो देख रहे हो यहाँ पे टेस्टिस, ये टेस्टिस में ये सराउंडेड होगा बाय ऐसे, और लेके डायग्राम में रहता समझ लो ध्यान से, इधर हंसी उसी मत करो, बाद में समझते रहोगे। ये क्या है बताओ, बोलो क्या है ये, सेमी वेरस, और साइट ऑफ इसे क्या बोलते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन। और यहां पे बनने के बाद ये सब के सब एक ऐसे नली से जुड़ा हुआ है, और यही नली एक ऐसे देखे आप लोग ऐसे ये जो ट्यूब है, यहाँ पर ये जो देख पा रहे हो, ये जो जाली सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यही क्या है, एपिडिडाइमिस है। जाली क्या है, ये एपिडिडाइमिस है, और इसी एपिडिडाइमिस में आकर के टेम्पररी स्पर्म क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर का नाम याद रखना है, तो थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे है एपिडिडाइमिस, मैं इसे कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये है एपिडिडाइमिस। तो यहां पे क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, लिख लो टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। कौन बोल रहा है, तुम्हारा अपना कॉमन सेंस क्या कर रहा है, बस डायरेक्ट लिख लो, इसमें तुम्हारा जो सेंस कर रहा है वो करो। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ क्या है, ये स्पर्म कहां पे हो रहा है, बोलो एपिडिडाइमिस में। अब यहाँ पे देखना, इसके बाद जो स्ट्रक्चर है ये तो हो गया, थर्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये चौथा का नाम क्या है यहाँ पे, ये वास्ट डिफरेंस है।
चौथा स्ट्रक्चर क्या, वास डिफरेंस। तो जो स्पर्म यहां बना एपिडर्मिस में आया और यहां से इस नली से होते हुए आगे पास करेगा ये, और ये पास यहां से आगे करेगा ऐसे, ये सारे के सारे स्पर्म क्या ये पास कर रहा है, ये आगे जा रहा है। इस ट्यूब का नाम क्या है, इसका नाम याद रखिए वास डिफरेंस है। चौथा स्ट्रक्चर क्या हो गया, वास डिफरेंस। तुम लोगों से कभी कभी सीक्वेंस पूछ सकता है यहाँ पे, इन चारों का नाम याद रखना, टेस्टिस, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। चारों का सीक्वेंस याद रखना, क्वेश्चन पूछ ले सकता है। अगर नहीं याद रखना छोड़ देना। ये सिंपल ट्यूब है, पैसेज है, यह है कि पैसेज थ्रू दैट स्पर्म मूव्स आउटवर्ड। तो ये पैसेज है सिंपली, है क्या, पैसेज ऑफ स्पर्म। Passage to which sperm moves forward. ये पैसेज है जिससे स्पर्म आगे बढ़ रहा है। यहां तक हमारे मेजर ऑर्गन था ये। अब इसके बाद शुरू होता है ग्लैंड्स का दौर। वो कौन कौन सा ग्लैंड्स आएगा, तो वहां से इसका दौर शुरू होता है। तो वो देखते हैं हम लोग हैं यहां तक लिख लिया था, तो मेजर ऑर्गन से ही है। अब यही जो ट्यूब है आगे था, डायग्राम अगर ड्रॉ कर लिए हो अगर आप लोग तो इस वजह से यही पे ड्रॉ कर सकते हो। अब यहां से एक ऐसे, ये है ग्लैंड, इसका नाम है सेमाइनल वेसिकल्स। ये है सेमाइनल वेसिकल्स। फिर आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये है किडनी। बेसिकली किडनी किडनी का यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, ये यही पे यूरिनरी ब्लैडर से ज्वाइन कर लेगा और ये नली फिर आगे, और यहाँ पे एक ग्लैंड है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पे एक और ग्लैंड है, इसका नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और इसके बाद यहां से ये क्यों है ये, और ये हो गया पेनिस, और ये है तुम्हारा इजैकुलेटरी डक्ट। ये हो गया इजैकुलेटरी का जो पैसेज है ये, और ये स्ट्रक्चर का हो गया पेनिस हो गया। तो यह है मेल में। तो मेल का जो स्ट्रक्चर है इसको याद रखना, यहाँ पे ग्लैंड का लोकेशन क्या है, तीनों का सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक सीरीज में है। इधर से यूरिन आ रहा है। यूरिन क्या होता है, एसिडिक अल्कलाइन, बोलो एसिडिक अल्कलाइन, एसिडिक। और स्पर्म क्या होगा,
यूरिन एसिडिक है, स्पर्म क्या होगा? अल्कलाइन। अल्कलाइन। समझ रहे? यूरिन एसिडिक नेचर का होता है, जबकि स्पर्म का अल्कलाइन होता है। और इसलिए ये पैसेज में हमेशा चांस होता है कई तरह का प्रॉब्लम होने का, कि एक बार एसिड डिस्चार्ज हुआ, एक बार अल्कलाइन डिस्चार्ज हुआ, तो कई दफा यहाँ पर प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन या पेन वगैरह भी एक्सपीरियंस लोग कर सकता है। क्या 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 खराब हो गया? हाँ ठीक है ना? तुम्हारे सवाल का जवाब दे देते। तुम्हारा सवाल है कि सर अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये कितने दिन तक वीमेन के शरीर में बना रहेगा? तो 14वें दिन क्या होता है? एग निकलता है, 28 दिन का मासिक स्राव होता है, तो अगला 14 दिन तक क्या होगा? वो बना रहेगा और उसके बाद वो डिजेनरेट होकर के शरीर से बाहर निकल जाएगा मासिक स्राव के माध्यम से। ये तो होगा वीमेन का जवाब। अब पुरुषों में स्पर्म का क्या हाल होगा? पुरुष के शरीर में है तो 3 से 5 दिन तक जिंदा रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। अब तुम्हारा दूसरा सवाल, तुम्हारा सवाल क्या था कि यूरिन बनता कहाँ पे है? तो यूरिन बनता कहाँ पे है? जब ब्लड फिल्टर होता है तो फिल्टर के बाद जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे बन रहा था? किडनी में, ठीक है? किडनी के नेफ्रॉन में, तो वो कहाँ पे बनेगा यूरिन? नेफ्रॉन में बनेगा। अब आगे बताओ, ये जो तीनों जो ग्लैंड है, इन तीनों ग्लैंड को यही समझ लो कि ये एज ए सेल आ रहा है। स्पर्म क्या हुआ? एक सेल है, लेकिन इस सेल को आगे मूव करने के लिए जो फ्लूइड चाहिए, जो तो वो फ्लूइड यही सब सेक्रेट करेगा यहाँ से, ये वो केमिकल सेक्रेट करता है जिससे ये आगे बढ़ पाता है ये, और इसका स्मूथ डिस्चार्ज शरीर से बाहर हो पाता है। ठीक है, मतलब उस फ्लूइड जो इस फ्लूइड मीडियम से होकर तैयार करके आगे बढ़ेगा, वो फ्लूइड मीडियम को प्रोवाइड करता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ सेमाइनोसाइकल्स और केमिकल्स रिलीज फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड अ मॉइस्चर सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम द बल्बोजेक्शनल ग्लैंड्स। तो तीनों का वो केमिकल्स होगा जो स्पर्म के इजी मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्पर्म्स मूव आउट एंड फाइनली रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो स्पर्म का बनने का जो प्रोसेस यही है। अब कोई सवाल है किसी को? और कोई क्वेश्चन है? नहीं ना? और तुम्हारे पास नाक 2 क्यों है? एक ही क्यों नहीं? बस सिंपल सा आंसर ही, जो होता है जो होता है वो होता है, कुछ